हेलो बच्चों। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स को ज़मीन से डी डिस्टेंस अपार्ट रख के u1 θ1 u2 θ2 पे प्रोजेक्ट कराया था। बट अब यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है इसको। इसको h1 हाइट के टावर से प्रोजेक्ट करा रहे हैं u1 θ1 से, और इसको h2 हाइट के टावर से, यानी कि आप सेम लेवल से नहीं करवा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कितने टाइम में कोलिजन होगा इन दोनों का मिड एयर, और दूसरा क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ कोलिजन यानी कहाँ पे टकराएंगे। ठीक है, u1 u2 दिया हुआ है, θ1 θ2 दिया है, h1 h2 और d दिया हुआ है। तो एकदम जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में एनालिसिस किया था कि ये कहीं इस तरह से जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, और ये कहीं यहाँ पे हवा में टकराएंगे। इसको नाम a दे देते हैं, इसको b दे देते हैं। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल परवाह ना करें कि ये h1 के ऊपर टकराएगा या h1 और h2 के बीच में कहीं टकराएगा या h2 के नीचे कहीं टकराएगा। कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेटा। अगर h1 बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि h1 के नीचे टकराए, दोनों ऑलमोस्ट सेम हाइट के हैं तो हो सकता है दोनों के ऊपर टकराए। तो वो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जनरल मेथड हम यहाँ फॉलो करेंगे जिससे कि आपका खुद ब खुद आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव विद प्रॉपर साइन निकल के आ जाएगा। तो आप ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने बोला कि ए के लेवल से y1 ऊंचाई पे टकरा रहे हैं और बी के लेवल से y2 ऊंचाई पे टकरा रहे हैं। अगर ए से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x0 है कोलिशन की, तो ये डिस्टेंस d-x0 हो जाती है। अच्छा, इनको साइमल्टेनियसली एक ही साथ फायर किया गया, यानी t=0 पे दोनों को एक साथ फायर किया गया है। तो जितना टाइम t0 इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, उतना ही टाइम t0 इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो अब शुरू करते हैं एनालिसिस। अगर मैं पार्टिकल ए की बात करूँ तो इसका x डायरेक्शन में अगर मैं मोशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, x0 = u1 का इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा u1 cos θ1 इंटू t0, और y1 कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ऊपर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा u1 sin θ1 t0 माइनस हाफ g t0 का स्क्वायर। और b के लिए कैसे लिखेंगे, b के लिए x डायरेक्शन में वेलोसिटी, x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना चलेगा, d - x0 चलेगा, इक्वल टू u2 cos θ2 इंटू t0। ठीक है। अच्छा, y डायरेक्शन में कितना चल रहा है, y2 = y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट u2 sin θ2 इंटू t0 माइनस हाफ g t0 स्क्वायर। तो आपको ये 4 इक्वेशंस मिल गई। ठीक है बेटा। अब ये 4 इक्वेशन, अगर ये इक्वेशंस लिखने में आपको कोई दिक्कत है तो आप मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, जहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे स्टेप्स पहले वेक्टर इक्वेशन लिखा था, फिर उसको स्केलर में कन्वर्ट किया, डायरेक्शन सेंस कैसे लेना है, कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है, सब कुछ एकदम बच्चे की तरह समझाया हुआ है। वहाँ पे जाके आप दोबारा देख सकते हैं। अब ज़रा आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, 1 + 3 करिए। 1 + 3 करने पे क्या मिल रहा है, LHS में मिल रहा है d = t0 इंटू u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। ठीक है। तो टाइम मिल गया आपको सीधे ux1 प्लस ux2 d डिवाइड बाई ux1 प्लस ux2। आपको याद होगा जब हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था तब भी टाइम इतना ही निकल के आया था, यानी कितने टाइम में कोलाइड करेगा वो केवल डिपेंड कर रहा है ux1 ux2 और d पर। अब जैसे ही ये t0 निकलेगा, अब देखिए जैसे ही आपको डेटा दिया होता तो आप निकाल लेते तुरंत ये कैलकुलेट करके, t0 की कुछ वैल्यू आ रही होती, कुछ मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा होता। अब इसको निकालने के बाद आप सीधे रख दें y1 और y2 में, तो ये दोनों y1 और y2 की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगे। अब वो कुछ भी हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म भी है। तो t0 की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके रखने हुए y1 y2 में से
हो सकता है दोनों पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है दोनों नेगेटिव आ जाए, हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस सॉल्व कर दीजिए। तो y1 y2 आ गया, तो आपसे पूछा जा रहा भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोलिजन बताएं। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए आपको कहीं ओरिजिन चूज़ करना पड़ेगा। मैं चूज़ कर लेता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं दिया हो, बट मैं यहाँ मान लेता हूँ भाई, ये मान लीजिए इसको x एक्सिस बोला, इसको y एक्सिस बोला, ठीक है। तो इसको ओरिजिन माना अगर, तो यहाँ से x में कितनी दूरी पे कोलिजन हो रहा है, x नॉट पे ही हो रहा है, तो x नॉट कॉमा ये जो y नॉट लिखना चाह रहा हूँ मैं, इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। ये हाइट h1 होगी ना, तो ये जो y नॉट होगा ये कितना हो जाएगा, h1 प्लस y1, h1 प्लस y1। या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, x कोऑर्डिनेट तो x नॉट ही है, ये y नॉट जो हाइट है इसको लिख सकता हूँ h2 प्लस y2, ठीक है। तो आपको याद होगा अपनी दूसरी वीडियो में, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने रिलेटिव मोशन से इन दोनों का टाइम ऑफ कोलिजन सॉल्व करना सिखाया था। क्या यहाँ पे रिलेटिव मोशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। रिलेटिव मोशन की कंडीशन क्या होती है लगाने की? भाई दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स चल रहे होने चाहिए साइमल्टेनियसली। क्या दो या दो से अधिक चल रहे हैं? दो तो चल ही रहे हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन के टाइम पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर ही देता हूँ। आपने बोला साहब कि अब मैं किसी एक पे बैठ के देखूंगा, u1 u2 θ1 θ2। तो मैंने बोला साहब ए पे बैठ जाता हूँ मकड़ी बन के। अब जैसे ही बैठा, इसको खुद की स्पीड तो दिखना बंद हो जाएगी और खुद की स्पीड पलट के u1 ही दे देगा, जिसको b को जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, b को ऑब्जर्व कर रहा है, b को पलट के अपनी वेलोसिटी दे देगा। a रिलेटिव कितना आएगा? a रिलेटिव 0 आएगा। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने डिसाइड किया था और ये बताया था कि कैसे होगा। अब a रिलेटिव 0 होगा क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन बराबर है, इसलिए एक्सेलेरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब साथ ही साथ आप कोई डाउट हो तो फिर आप वीडियो रेफर भी कर सकते हैं, मैं लिंक डाल देता हूँ। अब a रिलेटिव जब 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ये यूनिफॉर्म मोशन करता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, एक्सेलेरेशन नहीं तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, ऐसे चलता हुआ आके टकराता हुआ दिखेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन क्या होती है? d इज इक्वल टू वी टी। अगर x में चल रहे हो तो dx इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, dy इज इक्वल टू वी वाई इंटू टी। अब आप ज़रा देखिए, ये इतना डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन से चल के आया, इसकी वेलोसिटी का तरह वेक्टर सम निकालते हैं। इसकी वेलोसिटी का वेक्टर सम अगर मैंने निकाला तो इस तरफ आ जाएगा u2 cos θ2 और u1 cos θ1, और ऊपर की तरफ कितना आएगा बेटा? u2 sin θ2, नीचे की तरफ u1 sin θ1, ठीक है। अच्छा, अब आप ज़रा ध्यान से देखें, ये ऐसे चल के आ रहे हैं ना, ऐसे टेढ़ा चल के आ रहा है, इसका मतलब x डायरेक्शन में कितना चला? d चला। तो x डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? d इज इक्वल टू कितनी स्पीड से चल रहा है? ux1 प्लस ux2 इंटू टी नॉट, ux1 प्लस ux2। अच्छा, y डायरेक्शन में कितना चल रहा है? आप ज़रा देखें, y में यहाँ से यहाँ तक आए तो y में कितना चला? y में चला h1 माइनस h2, यानी h1 माइनस h2 इज इक्वल टू, वेलोसिटी देखिए ऊपर y डायरेक्शन में चलाने वाली कौन सी वेलोसिटी है? u2 साइन θ2 माइनस u1 साइन θ1 इंटू टी नॉट। तो यहाँ से भी टी नॉट निकल के आ रहा है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, टी नॉट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है d डिवाइडेड बाई u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2, और साथ ही साथ टी नॉट निकल के आ रहा है h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई u2 साइन θ2 माइनस u1 साइन θ1। आप घबराएं नहीं, ये दोनों अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी जाएंगी तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़
सॉल्व करने पे ये टी नॉट बराबर ही आएगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। आपकी टेंशन नहीं है वो, चाहे इससे कैलकुलेट करें चाहे इससे कैलकुलेट करें, दोनों चीज़ बराबर ही आएगी। अब इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? देखिए, वन करेक्ट जेई मेन या नीट में तो ये 3-4 जो चीज़ें पूछी गई हैं उनमें से कुछ भी पूछा ही जा सकता है। साथ ही साथ एक मल्टीपल करेक्ट बनाया जा सकता है। मल्टीपल करेक्ट यानी कि 2-3 चीज़ें एक साथ पूछ ली जाएंगी, ये कंडीशन भी पूछ ली जाएगी कि बताइए डी और H2-H1 में क्या रिलेशन है। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट में बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। पैसेज पैसेज बनाया जा सकता है क्या? पैसेज ज़्यादा नहीं बन सकता है, इस पर 3 सवाल तो नहीं बन सकते, 2 ही बन सकते हैं एट मैक्स। तो इस पे जितने तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल थे, 2 मेथड से मैंने सिखाया, एक तो कन्वेंशनल मेथड से और दूसरा रिलेटिव मोशन वाले मेथड से। दोनों ही मेथड्स के मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखे हुए हैं, दोनों के अलग अलग वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दे रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो पहले वो देखें, इसके बाद ये देखें, या ये देखते देखते कोई दिक्कत है तो पहले उस पर स्विच कर लें और फिर इसको दोबारा से एनालाइज करें। तो होप यू हैव लर्न समथिंग टुडे, होप यू लाइक्ड इट एज वेल। थैंक यू गाइस।